शिवदास ने भंडारे की चाबी बहू राम प्यारे के सामने रख दी और अपनी वृद्ध आंखों में उमड़ते आंसुओं को संभालते हुए बोले, बहू, अब से ये गृहस्थी तुम्हारे जिम्मे है। मेरा सुख शायद भगवान को मंजूर नहीं था, नहीं तो वो मेरे जवान बेटे को ऐसे छीन न लेते। लेकिन अब कोई तो होना चाहिए जो उसका काम करे। एक हल टूट गया तो पूरी आजीविका नहीं चलेगी। ये मेरी ही गलतियों का परिणाम है कि भगवान का ये क्रोध आया है और मैं ही इसका सामना करूंगा। बिरजू का हल अब मैं खुद संभालूंगा। अब घर की देखभाल और जिम्मेदारी तुम्हारे सिवा कौन निभाएगा? मत रो बेटा, जो भगवान ने चाहा वो हुआ और जो आगे होगा वह भी उसकी मर्जी से ही होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। बिरजू चला गया, पर मैं अभी भी हूं। राम प्यारी और उसकी बहन राम दुलारी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थी। उनका विवाह भी मथुरा और बिरजू, जो सगे भाई थे, के साथ हुआ था। दोनों बहनें जैसे नैहर में प्रेम और शांति से रहती थी, वैसे ही ससुराल में भी। शिवदास को पेंशन मिलती थी और वह दिन भर द्वार पर बैठे बैठे गपशप करते रहते थे। अपने भरे पूरे परिवार को देखकर उन्हें संतोष मिलता था और ज्यादातर समय वह धार्मिक चर्चाओं में व्यस्त रहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश बड़ा बेटा बिरजू बीमार पड़ा और उसे मरे 15 दिन हो चुके थे। आज सभी क्रियाकर्म से निपटकर शिवदास ने अपने अंदर के सच्चे योद्धा को जगाया और जीवन की नई चुनौतियों के लिए तैयार हो गए। दुख कितना भी गहरा हो, किसी ने उन्हें रोते नहीं देखा, लेकिन आज बहू को देख उनकी आंखें एक क्षण के लिए भर आईं। फिर भी उन्होंने अपने मन को संभाला और रुंधे गले से उसे दिलासा देने लगे। शायद उन्होंने सोचा था कि बहू को घर की मालकिन बनाकर उसकी विधवा की पीड़ा को स्वामित्व के गर्व से ढक देंगे। इसीलिए उन्होंने भंडारे की चाबी उसके सामने फेंकी थी। रामप्यारी ने दृढ़ स्वर में कहा, दादा, ये कैसे हो सकता है कि आप मेहनत मजदूरी करें और मैं मालकिन बनकर बैठूं? अगर मैं काम में लगी रहूंगी तो मन भी कहीं और लगा रहेगा। खाली बैठकर तो बस रोना ही आएगा। शिवदास ने समझाते हुए कहा, बेटा, भाग्य के सामने किसी का बस नहीं चलता। रोने धोने से सिर्फ थकावट हाथ आएगी। घर में भी कई काम होते हैं। अगर कोई साधु संत आ जाए या कोई पाहुना आ पहुंचे तो उनकी सेवा सत्कार के लिए घर में किसी का होना जरूरी है। राम प्यारी ने बहुत से तर्क दिए, लेकिन शिवदास ने किसी की नहीं सुनी। शिवदास के बाहर जाने के बाद राम प्यारी ने जब कुंजी उठाई तो उसके भीतर एक अनोखा गर्व और जिम्मेदारी का एहसास जाग उठा। कुछ पल के लिए वह पति के बिछड़ने का दुख जैसे भूल गई थी। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम पर गए हुए थे। शिवदास भी बाहर था और घर पूरी तरह खाली। अब वह निश्चिंत होकर भंडार घर को खोल सकती थी। उसका मन लालायित हो उठा था यह जानने के लिए कि इस भंडार में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से गुप्त खजाने छिपे हैं। इस घर के भंडार में वह पहले कभी नहीं गई थी। जब भी किसी को कुछ देना होता या कुछ लेना होता, तब शिवदास खुद ही आकर उसे खोलता और फिर ताला लगाकर चाबी अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी ने कई बार दरारों से झांकने की कोशिश की थी, पर भीतर का अंधेरा उसे कुछ भी देखने नहीं देता था। घर के अन्य लोगों के लिए वह भंडार घर एक रहस्य था, एक तिलिस्म। जिसमें क्या रखा है, इस पर सभी तरह तरह की अटकलें लगाते रहते थे। लेकिन आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलने का मौका मिल गया। उसने जल्दी से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई उसे भंडार खोलते हुए न देख ले। फिर कांपते हाथों से ताला खोला। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर था कि कहीं कोई अचानक दरवाजा न खटखटाए। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे वैसा ही आनंद महसूस हुआ जैसा अपने गहनों और कपड़ों की पिटारी खोलते समय होता था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ जैसी चीजें भरी थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन सजे थे, जिन्हें शादी ब्याह के मौके पर या उधार देने के लिए निकाला जाता था। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के कागजात बंधे हुए रखे थे।
पूरा कमरा एक अदृश्य शक्ति से भरा हुआ लग रहा था, जैसे लक्ष्मी वहां गुप्त रूप से विराजमान हो। इस माहौल में डूबी राम प्यारी आधे घंटे तक वहीं बैठी रही, जैसे उसकी आत्मा को संतोष मिल रहा हो। हर पल उसके दिल पर ममत्व का एक नया रंग चढ़ रहा था। जब वह बाहर निकली तो उसके मन की भावनाएं जैसे बदल गई थी, मानो कोई उस पर कोई अद्भुत जादू कर गया हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से भंडार का दरवाजा बंद किया और जाकर मुख्य दरवाजा खोला। बाहर पड़ोसिन जुनिया खड़ी थी, जो 1 रुपये उधार मांग रही थी। राम प्यारी ने रूखे स्वर में कहा, अभी तो घर में 1 पैसा भी नहीं है जीजी, सब क्रियाकर्म में खर्च हो गया। जुनिया हैरान रह गई। चौधरी के घर में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। जिसके घर सैकड़ों का लेन देन होता है, क्या वह सारा धन क्रियाकर्म में खत्म हो सकता है? अगर शिवदास ने कोई बहाना बना लिया होता तो राम प्यारी को कोई आश्चर्य नहीं होता। राम प्यारी अपने सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में जानी जाती थी। वह अक्सर शिवदास की नजर बचाकर पड़ोसियों को उनकी जरूरत की चीजें दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को 1 सेर दूध दे दिया था। वह तो यहाँ तक अपने गहने भी उधार दे देती थी। गांव वाले मानते थे कि शिवदास जैसे कंजूस आदमी के घर में ऐसी उदार बहू का आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। जुनिया ने हैरान होकर कहा, ऐसा मत कहो जीजी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। नहीं तो तुम जानती हो मैं कभी ऐसे नहीं आती। बस 1 रुपया बाकी रह गया है। प्यादा दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह यह संकट कटे। मैं अगले 8वें दिन आकर लौटा दूंगी। गांव में अब और कहां जाऊं मांगने। राम प्यारी फिर भी टस से मस नहीं हुई। जुनिया के जाने के बाद राम प्यारी शाम के लिए रसोई का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल छांटने का काम उसे बहुत भारी लगता था और रसोई में जाने का नाम सुनते ही जैसे उसकी जान निकल जाती थी। बहनों में पहले कुछ कहां सुनी होती, फिर शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई नहीं बनेगी? तब उनमें से कोई एक उठती और मोटी मोटी टिक्कड़ बना देती, जैसे बैलों का चारा तैयार कर रही हो। लेकिन आज राम प्यारी पूरे तन मन से रसोई में लगी हुई थी। आखिर अब वह घर की मालिकिन थी। बाहर निकलकर उसने देखा, चारों ओर कूड़ा करकट फैला हुआ है। बूढ़ू दिन भर बैठे रहते हैं और झाड़ू तक नहीं लगाते। क्या अब इनसे यह भी नहीं होगा? दरवाजा ऐसा चमकना चाहिए कि आते ही देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं कि देखकर मन खराब हो जाए। अगर अभी कुछ कह दूं तो नाराज हो जाएंगे। और यह मुन्नी नाद से दूर क्यों खड़ी है? वह मुन्नी के पास गई और नाद में झांक कर देखा। बदबू आ रही थी। ठीक, लगता है महीनों से पानी नहीं बदला गया। इस तरह तो गायों का रहना मुश्किल है। खुद तो पेट भर लिया और फिर किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, दूध का स्वाद सबको अच्छा लगता है। दादा दरवाजे पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं करते कि नांद में 4 घड़े पानी ही डाल दे। मजदूर रखा है, वह भी बिल्कुल निकम्मा। खाने के लिए 1.5 सेर, और काम की बात आती है तो उससे कुछ नहीं होता। आज जब वह आएगा तो मैं पूछूंगी कि नांद का पानी क्यों नहीं बदला। रहना है तो रहे, वरना चला जाए। काम करने वाले और भी मिल जाएंगे। हर जगह लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं। आखिर राम प्यारी से रहा नहीं गया। उसने घड़ा उठाया और पानी भरने के लिए चल पड़ी। शिवदास ने पुकारा, अरे बहू, पानी क्यों ला रही हो? इसमें पहले से ही पानी भरा है। राम प्यारी बोली, नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे की ओर देख भी नहीं रही। क्या तुम्हें नजर नहीं आता वह कोस भर दूर खड़ी है? शिवदास की आंखों में गहरा भाव उभरा। मुस्कुराते हुए उन्होंने बहू के हाथ से घड़ा लिया। कुछ महीने गुजर गए और जैसे ही प्यारी ने घर की जिम्मेदारी संभाली, घर में मानो वसंत का आगमन हो गया। हर जगह, चाहे अंदर हो या बाहर, उसकी कुशलता, दूरदृष्टि और सुरुचि के संकेत साफ झलकने लगे। प्यारी ने घर के सारे तंत्र को ऐसे दुरुस्त किया कि सब कुछ सटीक और व्यवस्थित तरीके से चलने लगा। खाने की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो गई और समय पर मिलने लगा।
दूध और घी की भी अब कमी नहीं रही, बल्कि भरपूर मात्रा में था। प्यारी खुद आराम नहीं करती थी और दूसरों को भी काम से पीछे हटने नहीं देती। घर में ऐसी संपन्नता आ गई कि जिस चीज की जरूरत हो वो घर में ही मिल जाती। घर के सभी सदस्य, यहाँ तक कि पशु भी स्वस्थ दिखने लगे। अब पहले जैसी हालत नहीं थी कि कोई फटेहाल घूमता दिखे या आभूषणों की लालसा में डूबा रहे। हाँ, अगर कोई दुखी, चिंतित और मलिन वस्त्रों में दिख रहा था तो वो प्यारी थी। फिर भी सारा घर उससे जलता था। यहाँ तक कि शिवदास भी कभी कभी उसकी बुराई करते थे। किसी को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था और मेहनत करने से सभी कतराते थे, लेकिन फिर भी ये सभी मानते थे कि अगर प्यारी ना हो तो घर का काम ठीक से न चले। सुबह का वक्त था। दुलारी ने अपने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और बोली, ले, इसे भी ताले में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठाए और मृदु स्वर में कहा, कहाँ तो था, पैसे आते ही बनवा दूंगी। अभी ये इतने पुराने नहीं हो गए हैं कि आज ही उतार कर फेंक दिए जाएं। दुलारी लड़ाई के लिए तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ में पैसे कब आएंगे और खड़े कब बनेंगे? जोड़ तोड़ करने में मजा आता है ना? प्यारी हंसते हुए बोली, जोड़ तोड़ कर रही हूं तो तेरे लिए ही, मेरे लिए नहीं। कौन सा मैं सबसे ज्यादा खाती पीती हूं? मेरा खुद का तो बुरा हाल है। दुलारी भड़कते हुए बोली, तुम न खाओ न पहनो, पर वाहवाही तो तुम ही लूटती हो। यह खाने पीने के अलावा और क्या है? मुझे तुम्हारे हिसाब से कोई मतलब नहीं। मेरे खड़े आज ही बनवाओ। प्यारी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पैसे ना हो तो कहां से लाऊं? दुलारी ने अक्खड़ अंदाज में कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस खड़े चाहिए। घर के अन्य लोग भी इसी तरह अपने अपने वक्त पर प्यारी को ताने मारते थे और वो बेचारी सबकी बातें हंसते हुए सहती थी। एक स्वामिनी का धर्म जो निभाना था, सबकी सुनो, पर वही करो जो घर के हित में हो। प्यारी के स्वामित्व की ढाल पर ताने, धमकियां या डांट डपट कोई असर नहीं डालती। उसकी गृहस्थी की महारानी की छवि हर आघात से और मजबूत होती जाती थी। वह पूरे घर की संचालिका थी। घर के सभी लोग अपनी तकलीफें उसी के आगे आकर रखते थे, मगर जो भी निर्णय होता वही होता जो प्यारी चाहती थी। बस इतना ही उसे संतुष्ट रखने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की तारीफ होती थी। उम्र में अभी कोई खास बड़ी नहीं, फिर भी पूरे घर का भार उसके कंधों पर था। अगर चाहती तो शादी करके आराम से रह सकती थी, मगर इस घर को संवारने में ही उसने खुद को झोंक दिया था। किसी से हंसी मजाक तक नहीं करती थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी हो। कई दिन बाद दुलारी के कड़े तैयार होकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़कर उन्हें लेने गई थी। संध्या ढल चुकी थी जब दुलारी और मथुरा बाजार से लौटे। प्यारी ने नए खड़े दुलारी को दिए। दुलारी की खुशी का ठिकाना न था। उसने फटाफट कड़े पहने और मथुरा को दिखाने बरौठे में दौड़ पड़ी। प्यारी बरौठे के दरवाजे पर छिपी खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। दुलारी उससे सिर्फ 3 साल ही छोटी थी, पर दोनों के जीवन में कितना फर्क था। उसकी नजरें उस दृश्य पर ठहर गई। दुलारी और मथुरा का सहज आनंद, उनका आपसी प्यार, उनका आलिंगन, उनकी मुस्कुराती हुई सूरतें। प्यारी की आंखें जैसे उन दोनों पर टिक गई। दीपक की हल्की रोशनी में वे दोनों उसकी आंखों से ओझल हो गए और प्यारी का मन अपने ही गुजरे वक्त की यादों में खो गया, मानो उसका बीता जीवन फिर से उसके सामने जीवंत हो उठा हो। अचानक शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा देना, तमाकू मंगवानी है। प्यारी का ध्यान टूटा। उसने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे और पैसे लेने भंडार घर चली गई। धीरे धीरे प्यारी के सारे गहने उसके हाथ से निकलते चले जा रहे थे। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका घर गांव में सबसे अमीर समझा जाए, और इस आकांक्षा की कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। कभी घर की मरम्मत के लिए, तो कभी बैलों के लिए नई जुताई खरीदने के लिए, कभी रिश्तेदारों के व्यवहार निभाने के लिए, तो कभी बीमारों की दवा दारू के लिए हमेशा रुपयों की जरूरत पड़ती रहती। और जब किफायत के बावजूद काम नहीं चलता, तो प्यारी अपनी कोई न कोई चीज बेच देती
एक बार हाथ से गई चीज फिर कभी लौटती नहीं थी। अगर वह चाहती तो इन खर्चों को टाल भी सकती थी, लेकिन जहां इज्जत की बात होती वहां वह दिल खोलकर खर्च करती। अगर गांव में बेइज्जती हो गई तो फिर क्या बचा? लोग तो उसी का नाम लेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे और मथुरा के पास भी कुछ चीजें थी, लेकिन प्यारी कभी उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाती थी। उनके अपने मौज मस्ती के दिन थे, वे इस झंझट में क्यों फंसते? जब दुलारी के बेटे का जन्म हुआ तो प्यारी ने जोर शोर से जन्मोत्सव मनाने का सुझाव दिया। शिवदास ने इसका विरोध किया। इसमें क्या लाभ है? जब भगवान की कृपा से सगाई और विवाह के दिन आएंगे तब बड़े धूमधाम से मना लेना। प्यारी का उत्साह भला क्यों थमता? वह बोली, दादा आप कैसी बातें करते हैं? अगर पहलौठे लड़के के जन्म पर धूमधाम नहीं होगी तो फिर कब होगी? मन नहीं मानता, फिर दुनिया क्या सोचेगी? नाम बड़े हैं और काम कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, सब इंतजाम खुद कर लूंगी। शिवदास ने गंभीरता से कहा, गहनों के लिए इतना पैसा जाएगा और फिर एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। कितनी बार समझाया है कि बेटा या भाई भाभी किसी के अपने नहीं होते। अगर पास में कुछ रहेगा तो सब तुम्हारी ओर देखेंगे, नहीं तो कोई तुम्हारी बात भी नहीं पूछेगा। प्यारी ने मुंह बनाते हुए कहा, जो अपने होते हैं अगर वे भी न पूछे तो भी वे अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ। क्या मैं मरते वक्त सब अपने साथ ले जाऊंगी? जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बरही के दिन पूरी बिरादरी का भोज हुआ। सभी लोग खा पीकर चले गए। प्यारी जो दिन भर की थकी मांदी थी, आंगन में टाट का टुकड़ा बिछाकर आराम करने लगी। उसकी आंखें लग गईं। उसी समय मथुरा घर आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका दिल बेचैन था। दुलारी सौर गृह से बाहर आ चुकी थी। गर्भावस्था के दौरान उसकी देह कमजोर हो गई थी, चेहरा उतरा हुआ था, पर आज वह स्वस्थ और चमकते हुए नजर आ रही थी। सौर के अनुशासन और पौष्टिक भोजन ने उसके शरीर को ऊर्जा दी थी। मथुरा ने आंगन में दुलारी को देखा और प्यारी की ओर नजर डालते ही उसके गहरी नींद में होने का अनुमान लगा लिया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके चेहरे को चूमने लगा। आहट से प्यारी की आंखें खुली, लेकिन उसने सोने का बहाना किया और आधी खुली आंखों से उस मधुर खेल को देखती रही। माता पिता दोनों बारी बारी से बच्चे को चूमते, गले लगाते और उसके मासूम चेहरे को निहारते रहे। वह क्षण सचमुच स्वर्गीय आनंद से भरा था। प्यारी की मन में दबी हुई इच्छा भी उस पल के लिए बुझ गई, जैसे एक थका हारा घोड़ा जो दौड़ते दौड़ते थक चुका हो, हिनहिनाने की आवाज सुनकर अपनी थकान को भूल जाता है और अपनी धीमी हिनहिनाहट से जवाब देता है। कुछ वैसा ही प्यारी के मन का हाल था। उसके मातृत्व की वो भावना जो अब तक एक जकड़े हुए पिंजरे में कैद, मौन और निष्क्रिय पड़ी थी, अचानक पास से आने वाली मातृत्व की मिठास से जाग उठी और जैसे उस चिंताओं के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगी। मथुरा ने कहा, यह मेरा बेटा है। दुलारी ने बेटे को अपनी गोद में कसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम ही तो इसे 9 महीने अपने पेट में रखते आए हो। कष्ट भोगा मैंने और बाप बनने के लिए तुम तैयार हो गए। मथुरा ने हंसते हुए कहा, अगर यह मेरा बेटा ना होता तो मेरी सूरत से मिलता क्यों? चेहरा मोहरा, रंग रूप सब कुछ मेरे जैसा है कि नहीं? दुलारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इससे क्या होता है? बीज व्यापारी का होता है, पर खेत किसान का। उपज व्यापारी की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं दरवाजे पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूंगा। दुलारी, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, कोई बड़ा ओहदा पाएगा, तुम्हारी तरह दिन भर खेत में हल नहीं चलाएगा। मालकिन से कहना है कि कल ही एक पालना बनवा दें। मथुरा, अब तुम सुबह जल्दी नहीं उठना और अपने आप को काम में घिस भी मत डालना। दुलारी, क्या यह महारानी ऐसा करने देगी? मथुरा, मुझे तो उस पर तरस आता है। उसके पास कौन बैठा हुआ है? वो सिर्फ हमारे लिए ही अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। अगर भैया होते
तो अब तक 2-3 बच्चों की मां बन गई होती। प्यारी के गले में आंसुओं का सैलाब उठ खड़ा हुआ। उसे थामने में उसकी पूरी देह कांप उठी। उसका उपेक्षित जीवन उसे सूखी बंजर धरती जैसा प्रतीत हुआ, जिस पर वह हरी भरी बगिया लगाने की असफल कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद शिवदास भी गुजर गया। इधर दुलारी के और 2 बच्चे हो गए। अब वह बच्चों के पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि खेती का काम मजदूरों पर छोड़ दिया गया। मथुरा मेहनती तो था, पर वह किसी काम का नेतृत्व करने में कुशल नहीं था। उसने कभी पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं किया। पहले भाई की निगरानी में और फिर बाप की देखरेख में काम करता रहा। खेती की जटिलताएं उसकी समझ से परे थी। उसके यहाँ वही मजदूर टिकते थे जो मेहनत से ज्यादा खुशामद करने में निपुण होते थे। इसलिए प्यारी को दिन में कई बार हार के चक्कर लगाने पड़ते। दिखने में वह अब भी घर की मालकिन थी, पर वास्तविकता में वह पूरे घर की सेविका बन चुकी थी। मजदूर भी उससे नखरे दिखाते थे और जमींदार का प्यादा भी उसे धौंस जमाने से नहीं चूकता था। खाने पीने में भी अब सादगी बरतनी पड़ती थी। बच्चों को जितनी बार भूख लगती, कुछ न कुछ चाहिए होता। दुलारी तो अभी भी नौजवान थी, उसे भरपेट भोजन चाहिए था। मथुरा तो घर का मुखिया था, उसका यह हक भला कौन छीन सकता था। मजदूर भला क्यों रियायत दिखाते, सारा भार प्यारी पर आ जाता था। वो जैसे एक बेकार चीज बन गई थी। अगर आधा पेट भी खा ले तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 साल की उम्र में उसके बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी घटने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। मालिकाना हक का एहसास उसके सारे जख्मों पर मरहम की तरह काम कर रहा था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो दिल करता है कि कहीं परदेश का रुख कर लूं। यहाँ तो जैसे कोई बरकत है ही नहीं। किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं, वह भी बड़ी मुश्किल से। पूरब से कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं कि वहां 2-3 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है। अगर 4-5 साल भी टिक गया तो हालत बदल जाएगी। अब बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। दुलारी ने हामी भरी। हाँ, हाथ में कुछ पैसे होंगे तो बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, पर बच्चों को तो कुछ बनाना है। प्यारी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वो बस मथुरा का चेहरा ताकने लगी। इससे पहले ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। ये ख्याल अचानक कहां से आया। उसे शक हुआ कि शायद उसकी वजह से ही मथुरा ये सोच रहा है। उसने कहा, मैं तो जाने की बात नहीं कहूंगी, आगे जो तुम्हारी मर्जी हो। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहां भी तो स्कूल है, और क्या हमेशा यही हाल रहेंगे? अगर 2-3 साल में खेती सुधर गई तो सब सही हो जाएगा। मथुरा ने जवाब दिया, इतने साल खेती करते हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? इस तरह सोचते समझते एक दिन निकल जाएंगे और सब वैसा ही रहेगा। और अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, ये खेती कौन संभालेगा? मैं बच्चों को इस चक्की में नहीं पिसवाना चाहता। प्यारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, जब घर पर आधी रोटी भी मिले तो पूरी के लिए क्यों भागना? अगर मेरी वजह से कुछ हो रहा हो तो घर बार अपने हाथ में ले लो। मुझे एक कोना दे देना, बस मैं पड़ी रहूंगी। मथुरा का गला भर आया। उसने कहा, भाभी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ही दम से ये घर अब तक खड़ा है, वरना कब का मिट्टी में मिल गया होता। तुमने इस घर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी देह को घिस डाला। मैं अंधा नहीं हूं, सब समझता हूं। हमें जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर से संभल जाएगा। हम तुम्हारे लिए पैसे भेजते रहेंगे। प्यारी ने धीरे से कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बच्चों को कहां कहां घसीटोगे? दुलारी ने हस्तक्षेप किया, ये कैसे हो सकता है बहन? यहाँ गांव में बच्चे क्या पढ़ लिख पाएंगे? बच्चों के बिना उनका परदेश में दिल लगना मुश्किल था। वह भागते दौड़ते घर आते और जो कमाते वह रेल के किराए में ही खर्च हो जाता। अकेले रहने पर जितना खर्च होता उतने में सारा घर चैन से चल सकता था। प्यारी बोली, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो।
लेकिन दुलारी उसे साथ ले जाने के पक्ष में नहीं थी। वह कुछ समय जीवन का आनंद बिना किसी बंधन के जीना चाहती थी। यदि परदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने का क्या लाभ। उसने कहा, बहन, अगर तुम भी साथ चलती तो और बात थी, लेकिन फिर यहाँ का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। तुम तो यहाँ कुछ न कुछ संभाल ही लोगी। प्रस्थान के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां बनाई। जब से वह इस घर में आई थी, कभी एक दिन के लिए भी उसे अकेले नहीं रहना पड़ा था। दोनों बहनें हमेशा साथ रही थी। आज जब उस भयावह घड़ी का सामना करना पड़ा तो प्यारी का दिल भारी हो गया। उसने देखा कि मथुरा तो खुश है और बच्चे यात्रा के उत्साह में खाना पीना भी भूल गए हैं। प्यारी के मन में भी आया कि वह भी इसी तरह निश्चिंत हो जाए, मोह ममता को पीछे छोड़ दे। पर वह ममता जिसने उसे अपने परिश्रम से सींचा था, उसे दूर जाते देख उसका मन दुख से भर आया। दुलारी तो बिल्कुल बेफिक्र बैठी थी, जैसे किसी मेले में जा रही हो। उसके मन में नई दुनिया देखने और नई चीजों का अनुभव करने की बेचैनी थी, जिसने उसे लगभग निष्क्रिय कर दिया था। प्यारी के कंधों पर सारा प्रबंध का बोझ था। धोबी से कपड़े आए कि नहीं, कौन से बर्तन साथ ले जाने हैं, यात्रा का खर्च कितना होगा, सब कुछ उसी को देखना था। एक बच्चे को खांसी थी, दूसरे को कई दिनों से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की दवाइयां तैयार करनी थी। प्यारी भले ही बच्चों की मां न थी, पर बच्चों की देखभाल में दुलारी से कहीं अधिक निपुण थी। प्यारी ने दुलारी को समझाया, देखो, बच्चों को ज्यादा मत मारना। मारने से बच्चे या तो जिद्दी हो जाते हैं या बेशर्म। बच्चों के साथ आदमी को भी बच्चा बनना पड़ता है। अगर तुम चाहो कि हम आराम से बैठे रहें और बच्चे शांत रहे तो यह संभव नहीं है। बच्चे तो चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त रखना पड़ता है। ढेले का खिलौना भी 1000 डांट फटकार से बेहतर होता है। दुलारी यह बातें ऐसे सुन रही थी जैसे कोई पागल होकर कुछ बक रहा हो। वह विदाई का दिन प्यारी के लिए एक कठिन परीक्षा का दिन था। उसके मन में बार बार आ रहा था कि कहीं चली जाए ताकि वह यह दृश्य न देखे। कुछ ही पलों में यह घर वीरान हो जाएगा। प्यारी दिन भर अकेली पड़ी रहेगी, न किसी से हंसी मजाक, न कोई बात करने वाला। यह सोचकर उसका दिल दहल जाता था। जैसे जैसे विदाई की घड़ी नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी चेतना सुस्त पड़ती जा रही थी। वह काम में लगी रहती, पर उसका ध्यान कहीं और होता। कभी किसी चीज को घूरने लगती तो कभी अचानक एकांत ढूंढकर थोड़ा सा रो लेती। खुद को समझाने की कोशिश करती कि अगर ये लोग अपने होते तो क्या इस तरह छोड़कर चले जाते। यह सब तो समाज का बंधन है, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं। चाहे जितना मर मिटो, पर पराये हमेशा पराये ही रहते हैं। जैसे तेल और पानी कितने ही मिल जाए, मगर अलग ही रहते हैं। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नवाब बने इधर उधर घूम रहे थे। प्यारी उन्हें गोद में लेने की कोशिश करती, लेकिन वे उसे देखकर रोने का सा मुंह बना लेते और भाग जाते। उसे क्या पता था कि ऐसे वक्त पर अपने बच्चे भी बेरहम हो सकते हैं। 10 बजते बजते बैलगाड़ी दरवाजे पर आ गई। बच्चे तो पहले ही उस पर चढ़ गए थे। गांव के कई लोग, स्त्री पुरुष सब विदाई के लिए आ पहुंचे। प्यारी को उनका आना अच्छा नहीं लगा। वह चाहती थी कि कुछ पल अकेले दुलारी के साथ बिताए, उससे गले मिले और फूट फूट कर रोए। मथुरा से भी हाथ जोड़कर कह सके कि उसकी देखभाल करते रहना, क्योंकि उसके सिवा संसार में अब उसका कोई नहीं। लेकिन इस हंगामे में उसे यह मौका न मिल सका। मथुरा और दुलारी गाड़ी में जा बैठे और प्यारी दरवाजे पर खड़ी रोती रह गई। उसकी हालत इतनी बदहाल थी कि गांव के बाहर तक उन्हें छोड़ने की भी सुध न रही। कुछ दिन तक प्यारी यूं ही बेसुध पड़ी रही। न उसने घर से कदम बाहर रखा, न चूल्हा जलाया, न ही हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आता और कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो लो, कुछ खा लो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। गांव की औरतें भी आकर ढांढस बंधाती, लेकिन उनके शब्दों में एक प्रकार की छिपी ईर्ष्या दिखाई देती थी।
जोखू के शब्दों में सच्ची सहानुभूति थी। जोखू आलसी, बातूनी और नशेड़ी था। प्यारी उसे अक्सर डांटती थी, 2 बार तो निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के कहने पर फिर रख लिया था। आज जब उसकी सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनती तो प्यारी झुंझला उठती, ये काम क्यों नहीं करता, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। पर फिर भी उसे डांटने का मन नहीं करता था। उसे उस वक्त सहानुभूति की बेहद जरूरत थी। अगर कांटों से भी फल मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे उसके मन का दर्द हल्का होने लगा। अब जीवन का व्यापार फिर से शुरू हो गया। खेती की सारी जिम्मेदारी अब प्यारी के कंधों पर थी। लोगों ने सलाह दी कि एक हल छोड़ दो और खेतों को छोड़ दो, पर प्यारी के स्वाभिमान को यूं हार मानना स्वीकार नहीं था। सारे काम पहले जैसे चलते रहे। मथुरा की कोई चिट्ठी नहीं आने से प्यारी का मन और भी सख्त हो गया। वह सोचती, वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ, उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई खजाना नहीं मिल जाएगा। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी उसकी फिक्र क्यों करूं। अब घर में कुछ खास काम नहीं बचा था तो प्यारी खेती के कामों में व्यस्त हो गई। उसने खरबूजे लगाए जो खूब फले फूले और अच्छा बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब वह भी बाजार में बिकने लगा। प्यारी के मन में भी एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनती और अपने बालों को भी संवारने लगी थी। गहनों में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। पैसे हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए और भोजन भी संयम से करने लगी। जैसे पहले सागर का पानी बहकर खाली हो जाता था, अब उसमें निकलने के रास्ते बंद हो गए थे और सागर में पानी भरने लगा था, हल्की हल्की लहरों के साथ, जैसे खिले हुए कमल। एक दिन जोखू हार से वापस आया तो अंधेरा हो चुका था। प्यारी ने पूछा, इतनी देर कैसे लगा दी। जोखू ने जवाब दिया, 4 क्यारियां बची थी, सोचा 10 और मोट खींच दूं, कल का झंझट क्यों छोड़ूं। जोखू अब काम में मन लगाने लगा था। पहले जब मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे तो वह टाल मटोल करता था, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन खेत में नहीं रह सकती थी, इसलिए जोखू पर जिम्मेदारी बढ़ गई थी। प्यारी ने लौटा रखते हुए कहा, अच्छा अब हाथ मुंह धो लो, आदमी को अपनी जान की भी फिक्र करनी चाहिए। इतनी जल्दी किस बात की थी, आज नहीं तो कल हो ही जाते खेत। जोखू को लगा कि प्यारी नाराज हो रही है। उसने तो अपनी समझ में अच्छा काम किया था और तारीफ की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ आलोचना हो गई। नाराज होकर बोला, मालकिन तुम तो दोनों ओर चलती हो, जिस बात की समझ नहीं है उसमें कूदती क्यों हो। कल के लिए ऊंचवा के खेत सूख रहे थे, आज कुएं से मुश्किल से पानी निकला था। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं पहुंचता तो कोई और खेत घेर लेता, तब तक तो सारी ऊख खत्म हो जाती। प्यारी उसकी सादगी पर हंसते हुए बोली, अरे पागल, मैं तुझे डांट थोड़ी रही हूं, मैं तो बस कह रही हूं कि अपनी सेहत का ध्यान रख, बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू बोला, कौन बीमार होगा, मैं 20 साल में कभी सिर भी नहीं दुखा, आगे का भगवान जाने, कहो तो रात भर भी काम करूं। प्यारी ने व्यंग्य किया, तुम ही तो अंतरे दिन बैठे रहते थे और जब पूछा जाता था कहते थे जुकाम हो गया था, पेट में दर्द था। जोखू थोड़ा झेपते हुए बोला, वो तब की बात थी जब मालिक लोग चाहते थे कि हम मरे जाएं, अब तो समझ चुका हूं, सारा जिम्मा मेरे सिर पर है, अगर मैंने न किया तो सब काम बिगड़ जाएगा। प्यारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं देखभाल नहीं करती। जोखू ने हंसते हुए कहा, तुम क्या देखोगी, दिन में 2 बार खेत पर जाओगी बस, सारे दिन वहां बैठी नहीं रह सकती। जोखू की सादगी और उसका सीधा सपाट व्यवहार देखकर प्यारी का दिल पिघल गया। बोली, इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, क्यों नहीं किसी से सगाई कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए जवाब दिया, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपना पेट भरने का तो ठिकाना नहीं, सगाई कर लूं, 1.25 सेर खाता हूं एक बार में और दोनों टाइम के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी ने हंसते हुए कहा, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने खुश होकर कहा,
नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध आध सेर के 2 रोटे बना दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूँ, आटा सान कर 2 रोटियां बना लेता हूँ और उपलों पर सेक लेता हूँ। कभी मट्ठे के साथ, कभी नमक प्याज से खा लेता हूँ और आकर सो जाता हूँ। प्यारी ने ममता भरे स्वर में कहा, आज मैं तुझे फुलके खिलाऊंगी। जोखू मजाक में बोला, तब तो पूरी रात खाना खाते ही बीतेगी। प्यारी ने डपटते हुए कहा, बको मत, चुपचाप आकर बैठ जाओ। जोखू ने थोड़े संजीदगी से कहा, जरा बैलों को पानी डालाऊं, फिर बैठूंगा। जोखू और प्यारी के बीच जैसे एक अनकहा समझौता हो गया था। प्यारी ने गंभीर होकर कहा, मैं कहती हूं, धान रोपने की जरूरत नहीं। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो खेत डूब जाएंगे, अगर बरसात न हुई तो सूख जाएंगे। ज्वार, बाजरा, सन, अरहर सब कुछ तो है, धान के बिना भी काम चल जाएगा। जोखू ने अपने मजबूत कंधे पर फावड़ा रखते हुए दृढ़ता से कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा। मैं क्यों पीछे हटूं? बाबा के समय 5 बीघा से कम धान नहीं बोया जाता था। बिरजू भैया ने उसमें और 2 बीघे बढ़ा दिए थे। मथुरा ने भी हर साल थोड़ा बहुत रोपा, तो मैं क्यों पीछे रहूं? 5 बीघा से कम तो नहीं लगाऊंगा। जोखू की बातों में आत्मविश्वास था और प्यारी उसके हौसले पर मुस्कुरा उठी। उसने चढ़ाते हुए कहा, तब घर में 2 जवान आदमी काम करते थे और अब तुम अकेले ही खा पी कर उन्हीं दोनों के बराबर हो। जोखू हंसते हुए बोला, खाने में आध सेर रह गया हूं मालकिन। पहले कहता था कि 2 सेर खाता हूं, पर अब आध सेर में ही काम चल जाता है। प्यारी ने हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा, कभी तौलत तब पता चलेगा, लेकिन मैं कह रही हूं, धान मत रोपो, मजूर नहीं मिलेंगे और अकेले ही परेशान होना पड़ेगा। जोखू हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या, मैं ही परेशान होऊंगा ना, इस शरीर का भी कभी तो काम आएगा। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा उतारते हुए कहा, तुम रात दिन तालाब में रहोगे और यहाँ अकेले मेरा मन नहीं लगेगा। जोखू को मन बहलाने की आदत न थी। अगर कोई काम न हो तो आदमी लेटकर आराम करे। भला जी क्यों ऊबे? उसने कहा, अगर ऊब लगे तो सो जाना, जब मैं घर पर रहूंगा तब तो और भी मन ऊबेगा। हाली बैठूं तो बार बार खाने की इच्छा होती है। बातों में देर हो रही है और बादल घिरते आ रही हैं। प्यारी ने समझाते हुए कहा, अच्छा, कल से जाना, आज तो बैठ जाओ। जोखू ने जैसे हार मानते हुए कहा, ठीक है, बैठ गया। कहो, क्या कहना चाहती हो? प्यारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहना क्या है? मैं पूछती हूं, क्यों नहीं किसी से सगाई कर लेते? मैं अकेले मर रही हूं। तुम सगाई कर लोगे तो अकेलापन भी कम हो जाएगा। जोखू थोड़ा लजाते हुए बोला, फिर वही बात ले आई मालकिन, किससे सगाई कर लूं? यहाँ कोई ऐसी मिलेगी जो गहनों के लिए मुझे न सताए। प्यारी ने ठिठोलते हुए कहा, ये तो बड़ी मुश्किल शर्त रखी है, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू ने गंभीरता से कहा, मैं ये थोड़े ही कह रहा हूं कि वह गहने न चाहे, पर मेरी जान तो न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए जिद नहीं की, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के लिए छोड़ दिए। प्यारी के गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने धीरे से कहा, अच्छा, और क्या चाहते हो? जोखू हंसते हुए बोला, अगर मैं सब बता दूं तो तुम नाराज हो जाओगी। प्यारी की आंखों में हल्की शर्मिंदगी उभरी। उसने छेड़ते हुए कहा, अगर नाराज करने वाली बात कहोगे तो मैं जरूर नाराज हो जाऊंगी। जोखू ने शरारत से कहा, तो फिर मैं नहीं कहूंगा। प्यारी ने उसे हल्के से धकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं तुमसे कहलवा के रहूंगी। जोखू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी तरह हो, गंभीर, समझदार, बातचीत में निपुण, अच्छा खाना बनाती हो, किफायती हो और हंसमुख हो। बस अगर ऐसी मिल गई तो सगाई कर लूंगा, नहीं तो यूं ही पड़ा रहूंगा। प्यारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, तुम तो बड़े शरारती हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि किसी सरकार का तख्ता पलटना कैसे होता है? हो सकता है कि आप कभी इस बारे में सोचें, और यदि ऐसा न भी हो तो थोड़ा बेकार सा ज्ञान लेने में क्या हर्ज है। आइए इसका तरीका समझते हैं। जी हाँ, आपने क्या कहा? क्या मैंने कभी खुद किसी सरकार का तख्ता पलटा है? नहीं, तख्ता तो नहीं पलटा, पर इसके बारे में एक किताब जरूर पढ़ी है। ये किताब है सरकार का तख्ता पलटने का ज्ञान। बहुत समय पहले किसी अनजान व्यक्ति ने विदेश से डाक के जरिए मुझे भेजी थी। इस किताब के हर पन्ने पर गोपनीय छपा हुआ था। मुझे यह किताब देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसी खतरनाक चीज बिना किसी जांच के मेरे पास कैसे पहुंच गई। किताब का प्रकाशन स्थल भी संदिग्ध था, क्योंकि मैंने एटलस में ढूंढने के बावजूद उस जगह का नाम नहीं पाया। भूमिका में लिखा था कि चूंकि अंग्रेजी संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। अब भूमिका की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। हम यह पुस्तक खुफिया रूप से उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके बारे में हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि वे सरकार का तख्ता पलटने की पूरी काबिलियत रखते हैं। आप इसे पढ़ने के बाद किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार को दे दे जो आपके विचार में इस कला का हकदार हो। साथ ही योग्य और विश्वास पात्र लोगों के लिए खुफिया प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की भी सिफारिश की जाती है। सरकार का तख्ता पलटना आपका सबसे बुनियादी उद्देश्य होना चाहिए। हम आपके इस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखें, दुनिया में कोई भी सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से उसका तख्ता पलटा न जा सके। कोशिश करके देखिए। भूमिका पढ़ते ही मेरा दिल दहशत से कांप उठा। दिमाग सुन्न हो गया। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभाला तो सोचा कि इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फिर मन में यह विचार आया कि शायद देश में कई ऐसे लोग हैं जो वाकई सरकार का तख्ता पलटने की कला सीखना चाहते हो। यदि मैंने यह किताब पुलिस को दे दी तो आसान कशीदाकारी से लेकर कोक शास्त्र तक हर तरह की किताब बिना रोक टोक पढ़ी जा सकेगी। तो फिर इसे क्यों न पढ़ा जाए। पुस्तक में बहुत सारे अध्याय थे। हर अध्याय में किसी खास किस्म की सरकार का तख्ता पलटने के अलग अलग तरीके बताए गए थे। सरकार की प्रकृति, देश की जनता के अपने गुण धर्म और तख्ता पलटने वालों के उद्देश्यों के हिसाब से हर तरीका दूसरे से एकदम अलग था। इस किताब की लेखन शैली इतनी मनमोहक और रोचक थी कि पढ़ने वालों को ऐसा लगता जैसे वे कोई स्वादिष्ट रेसिपी या बेहतरीन सूप बनाने का तरीका पढ़ रहे हों। सच कहा जाए तो पूरी किताब की दिलचस्पी इसी आकर्षक शैली में छुपी थी। पढ़ने वाले के भीतर अनचाहे ही वर्तमान सरकार का तख्ता पलटने की बेचैनी पैदा हो जाती थी। जैसे मैं, जो कि स्वभाव से थोड़ा डरपोक हूं, जब किताब के कुछ हिस्से पढ़े तो खुद को मशहूर क्रांतिकारियों का साथी समझने लगा। अब आप इस अद्वितीय पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के शीर्षक पढ़े। चूंकि जगह की कमी है, इसलिए यहाँ केवल शीर्षक दिए जा रहे हैं। विस्तार से कभी बाद में बात करेंगे। 1. जन विरोधी सरकारों का तख्ता पलटने की रणनीति। 2. तानाशाही से मुक्ति पाने के उपाय। 3. कायर क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के सफल फॉर्मूले। 4. जुल्मी सरकारों के खिलाफ जनता को विद्रोह पर उकसाने की विधियां। 5. वादे भूलने वाली सरकारों से छुटकारा पाने के तरीके। 6. किस परिस्थिति में वर्तमान सरकार का तख्ता पलटना शुरू करें। 7. पिछड़े और विकासशील देशों में सरकार गिराने के लिए ध्यान देने योग्य क्रियाएं। 8. सभ्य देशों में क्रांति लाने के आजमाए हुए तरीके इत्यादि। चूंकि किताब का अंतिम अध्याय सबसे ज्यादा असरकारी था, इसलिए उसमें लिखी त्वरित प्रभाव डालने वाली विधियां आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे यकीन है आप इसे बस एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद खुद को काबू में नहीं रख पाएंगे और इसे अमल में लाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। एक और बात साफ कर दूं, इस तरीके से सरकार का तख्ता पलटने में किसी तरह का खतरा नहीं है। न आपको फांसी होगी, न जेल भेजा जा सकता है।
कारण ये है कि तख्ता पलटने के बाद खुद सरकार को भी पता नहीं चलेगा कि ये कारनामा किसने किया। इसलिए आप निडर होकर इस अंतिम अध्याय को तल्लीनता से पढ़े। कभी एक दौर में महाद्वीप गमड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित था एक पहाड़ी देश जिसका नाम था खाकान। खाकान के लोग बड़े ही दिलचस्प, सरल और ईमानदार थे, लेकिन खुद को बहुत ही होशियार मानते थे। फरवरी के महीने तक इस देश में जिंदाबाद पार्टी की हुकूमत थी, पर चुनाव में जिंदाबाद पार्टी की हार हो गई और औलादे वतन पार्टी सत्ता में आ गई। ये बदलाव देश के इतिहास में एक अहम मोड़ था। औलादे वतन पार्टी का नेता फारूक खां था। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी दो आदतें सबको खटकती थी। एक तो विश्व सम्मेलनों के दौरान सो जाना, और दूसरा, अगर वो जाग रहा हो तो अपनी नाक में उंगली फेरना। जब फारूक खां प्रधानमंत्री बना तो जिंदाबाद पार्टी को यह बात बहुत अखरी। वो हर हाल में औलादे वतन पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने अखबारों में फारूक खां और उसके साथियों पर आरोप मढ़ा कि वे सब चोर हैं, लेकिन जनता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना था कि सिर्फ इस वजह से किसी को प्रधानमंत्री बना देना कि वो चोर नहीं है, गलत नीति है। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो कम से कम सरकार चला सके, चाहे चोर ही क्यों ना हो। जनता ने ये तर्क इसलिए दिया क्योंकि जिंदाबाद पार्टी के नेताओं ने भी अपने शासन के दौरान कम चोरियां नहीं की थी। जब ये चाल नाकाम रही तो विरोधी पार्टी ने अफवाह फैलाई कि फारूक खां तानाशाह है और लोगों की आजादी छीनने की तैयारी में है, पर जनता ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब ये कि उन्होंने औलादे वतन सरकार को गिराने के हर लोकतांत्रिक तरीका आजमा लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने क्रांतिकारी तरीका अपनाया और जनता को विद्रोह के लिए भड़काने की कोशिश की। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि विद्रोह किसी दूसरे देश में भले ही कामयाब हो जाता, पर खाकान की जनता के स्वभाव में विद्रोह का नामो निशान नहीं था। उनकी संस्कृति और परंपराओं में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह सरकारी हुक्म के खिलाफ बगावत करना उनके लिए एकदम असंभव था। जब हर कोशिश नाकाम हो गई और सरकार को हटाने का कोई तरीका कारगर नहीं हुआ, तब जिंदाबाद पार्टी के मुखिया ताहिर अली ने अपने पार्टी के सदस्यों का एक खास जलसा बुलाया और कुछ यूं कहा, मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह हम इस निर्दयी सरकार का तख्ता पलटने में नाकाम रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने ऐसी क्रांति की विधियां आजमाई जो दूसरे देशों में कारगर रही, जबकि हमें अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को समझते हुए कोई देशज उपाय तलाश करना चाहिए था। हर मुल्क की अपनी अनूठी पहचान और सभ्यता होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जनता की प्रवृत्ति के मुताबिक कदम उठाने चाहिए। मैंने हमारे राष्ट्रीय इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया है और एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जो सिर्फ हमारे देश के लिए फिट बैठता है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर फारूक खां की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और फिर सत्ता हमारे हाथों में होगी। ताहिर अली की इस योजना को सुनकर वहां मौजूद लोग काफी दिलचस्पी से सुनने लगे। ताहिर अली ने आगे कहा, सबसे बड़ी भूल हमारी ये थी कि हमने अपने खुद के अनुभवों से सबक नहीं लिया और हमेशा दूसरों के बताए रेडीमेड फॉर्मूलों के पीछे भागते रहे। सोचिए जरा, हमें सत्ता से कैसे हटाया गया था, क्योंकि जनता को हमसे नफरत हो गई थी। उन्होंने हमें ऐसे हटा दिया जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। अब हमें भी वही चाल चल ली है। हम सब औलादे वतन पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इसे अपने लोगों से भर देते हैं। इससे जनता की सारी नफरत हमारी पार्टी से हटकर औलादे वतन के नेताओं पर केंद्रित हो जाएगी। यही नफरत अंत में इस सरकार का तख्ता पलट देगी। ताहिर अली की इस योजना पर सबने तालियां बजाई, लेकिन एक सदस्य ने सवाल किया, पर श्रीमान, जब हम औलादे वतन में शामिल हो जाएंगे तो वहां जाकर करेंगे क्या? विशेष अधिवेशन का निर्णय फौरन जिंदाबाद पार्टी की हर प्रादेशिक, जनपदीय और ग्रामीण शाखा तक पहुंचाया गया।
पार्टी के सदस्यों ने बिना समय गवाए हर स्तर पर इस्तीफा देकर धड़ाधड़ औलादे वतन पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया और प्रधानमंत्री विरोधी दल के सदस्यों के इतनी तेजी से उनकी पार्टी में शामिल होने की खबरें सुन सुनकर खुशी से झूम रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी पार्टी की लोकप्रियता दिन ब दिन आसमान छू रही है और विपक्ष का प्रभाव तेजी से खत्म हो रहा है। अपनी पार्टी की इस बढ़ती लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पार्टी का वार्षिक अधिवेशन आयोजित करने का फैसला लिया। अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में जब प्रधानमंत्री फारूक खां मंच पर आया तो लोगों ने ताली बजाकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। फारूक खां ने माइक उठाकर बोलना शुरू किया, मेरे पे। अभी उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि श्रोताओं ने नारे लगाना और जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। उत्साह इतना ज्यादा था कि प्रधानमंत्री के लिए अपनी बात कहना मुश्किल हो गया। उसने कई बार कोशिश की कि कम से कम अपने शुरुआती शब्द मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों कह सके, लेकिन हर बार नारे और तालियों के शोर के कारण उसकी आवाज दब गई। श्रोताओं में बड़ी संख्या उन नए सदस्यों की थी जो पहले जिंदाबाद पार्टी के थे और अब औलादे वतन में शामिल हो चुके थे। ये लोग पिछले प्रधानमंत्रियों के भाषणों के दौरान भी इसी तरह नारे लगाने और तालियां बजाने के आदी हो चुके थे। थोड़ी देर बाद तालियों के शोर के बीच अचानक एक विराम आया और फारूक खां ने उस मौके का फायदा उठाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, मैं आपसे बस ये प्रार्थना करता हूं कि। वातावरण फिर से नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। फारूक खां अपने गुस्से को काबू में रखते हुए जब तक विराम नहीं आया दांत भींचे रहा, फिर बोला, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं प्यारे। लेकिन तालियां और नारे पहले से कहीं ज्यादा जोर से गूंज उठे। प्रधानमंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। आखिरकार गुस्से में उबलते हुए वह चिल्लाया, बकवास बंद करो कमबख्तो प्यारे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द बीच में ही फंसकर टूट रहे हों। उसके मुंह से कोई वाक्य पूरा निकल ही नहीं पा रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जनता फिर से अंधाधुंध नारे लगाने और तालियां बजाने में जुट गई। प्रधानमंत्री का गुस्सा अब चरम पर था, पर वह असहाय था, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। अंततः उसने अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए एक हंसी के साथ कहा, अरे भाई, खुदा के लिए शोर मत मचाओ, गड़बड़ मत करो पेई। फारूक खां ने जब देखा कि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है तो उसने शोर शराबे की परवाह के बिना मनमाने ढंग से कुछ देर तक बोलते रहने का निश्चय किया और फिर अंत में मंच से उतरकर अपनी सीट पर जा बैठा। पार्टी का अधिवेशन तो खत्म हो गया, लेकिन जहां जहां प्रधानमंत्री दिखाई देता, औलादे वतन पार्टी के नए सदस्य उसकी शान में तालियां पीटते और नारे लगाते रहते। अगर प्रधानमंत्री खांसता तो लोग जोर जोर से वाह वाह के नारे लगाते। अगर वह छींकता तब भी वैसा ही होता। वह जम्हाई लेता, नाक खुजलाता या ऊँघता तो लोग उसकी हर हरकत पर तालियां और नारे से उसका स्वागत करते। पहले तो प्रधानमंत्री इन नारों और तालियों से चिढ़ता था, गुस्से में जनता को डांटता था, कभी उनसे खामोश होने की गुजारिश करता तो कभी गालियां देकर अपनी नाराजगी जाहिर करता था। लेकिन धीरे धीरे वह तालियों और नारों का आदी हो गया। कुछ ही समय में उसे इन तालियों और नारों का इतना चस्का लग गया कि अगर कभी वह ऊँघते समय शोर थम जाता तो वह चौंक कर उठ बैठता और इधर उधर ऐसे देखता जैसे पूछ रहा हो कि ये तालियां और नारे बंद क्यों हो गए। ये सिलसिला चलता रहा। फिर लोगों के बीच धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि प्रधानमंत्री फारूक खां का दिमाग खराब हो गया है। बस फिर वही हुआ जो पागलों के साथ होता है। प्रधानमंत्री और उसकी औलादे वतन पार्टी का पतन शुरू हो गया। 2 महीने के अंदर अंदर उनकी सरकार गिर गई। आदरणीय पाठकों, हमें इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्रांति से सीख लेनी चाहिए। अगर सत्ता पलटने के बाकी सारे प्रयास असफल हो जाए तो इस अंतिम उपाय को आजमाना कतई न भूलिए।
दुनिया की सबसे मजबूत सरकार भी इस रणनीति के सामने घुटने टेक देगी, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। खुशदिल खान गार्ड की बीवी गुलबानो की खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं था। आसपास के तमाम गांवों में उसकी सुंदरता की कोई दूसरी मिसाल नहीं थी। एक अकेली गुलबानो ही थी, जिसे देखने के बाद लगता था कि बनाने वाले ने फिर कोई और रचना ही नहीं की। वो लंबी और कद में ऊंची थी, चेहरे की रंगत जैसे ताजे दूध का कटोरा और जिस्म जैसे नाजुक ताजे पत्तों की डंडिया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे परियों की रानी हो, चांद की कतरन। मगर जैसे हर परी को कोई देवता पत्थर के किले में कैद रखता है, वैसे ही खुशदिल खान ने गुलबानो को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। पठानों में ये रिवायत थी कि अपनी बीवियों को ऐसे संभाल कर रखते थे जैसे वो ब्याह कर नहीं लाए, बल्कि कहीं से छीन कर लाए हों। मगर खुशदिल खान की बीवी की छाया तक किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में गांव की औरतें मिलकर शहर सौदा सुलभ खरीदने जाती। वो दिन औरतों के लिए एक मेले की तरह होता। सज धज कर, बुरके ओढ़ कर, टोली बनाकर निकलती। सबसे आगे ढोल बजता और उसकी आवाज सुनकर दूर दूर से लोग रास्ता छोड़ देते। गांव से बाहर जाते ही जहां कोई डर न रहता, औरतें नकाब उठा लेती और फिर उनके मेहंदी लगे पाम ढोल की थाप पर नाचने लगते, मानो उनके अंदर का सारा जमा हुआ उल्लास पामों के जरिए जमीन पर छलक पड़ता हो। जैसे जैसे ये टोली आगे बढ़ती, राह में जो भी गांव आता वहां की औरतें भी शामिल हो जाती। लेकिन जब वो खुशदिल खान के गांव गड़ी महाज खां पहुंचती तो सबके दिल में एक टीस सी उठने लगती। वो दर्द गुलबानो के दिल में भी एक गहरी चुभन बन जाता। गांव की सारी औरतें तो साथ होती, मगर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में कैद रहती। खुशदिल खान ने कभी उसे बाहर जाने की इजाजत ही नहीं दी थी। सारी औरतें खुशदिल खान के घर जाती, जहां गुलबानो अपने पिंजरे में बंद रहती। फिर उसके आंगन में ढोल बजने लगता और औरतें नाचना शुरू कर देती। वहां सेब, अमरूद, मक्का, किशमिश, काजू, गुड़ और मिठाइयाँ बांटी जाती। सब मिलकर खाते गाते और अपनी खुशी जाहिर करती। गुलबानो को देखकर ऐसा लगता जैसे आसमान पर बादल आकर गिर गए हों। वो बादल जो न बरसते न छंटते, बस एक धुंधली उदासी फैलाकर सब रोक देते। ढोल की आवाज में भी एक दर्द सा छलकता और नाचती औरतों की एड़ियों से मानो कोई कराह निकल रही हो। गुलबानो की पीड़ा उन रातों जैसे थी जिनकी अंधेरी राहों पर कदम लड़खड़ा जाते हैं, और जहां हर सितारे का जलता हुआ दुख एक जलते हुए कोयले की तरह सुलग उठता है। औरतें जब अपनी राह पकड़ लेती, गुलबानो को ऐसा महसूस होता जैसे उसके घर की मोटी दीवारें एक जलती हुई भट्टी हो, जिसमें उसका जीवन राख होकर बिखर जाएगा। खुशदिल खान के दोस्त अक्सर उसे समझाते कि उसे भी अपनी बीवी को बाकी औरतों के साथ जाने देना चाहिए, मगर वो किसी की नहीं सुनता था। लोग कहते, अरे गाय भैंसों को भी तो झुंड में बाहर भेजा जाता है, मगर वो जवाब देने के बजाय बस चुप्पी साधे रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान के घर के पास आता, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता। वह बिना बात हर किसी से झगड़ पड़ता, दफ्तर में अपने माताहतों पर गुस्सा निकालता और घर में नौकरों पर, बच्चों पर छोटी छोटी बातों पर चीखता और अपनी बीवी को ऐसी नजरों से देखता मानो वो कुछ भी नहीं। उसे बार बार एहसास दिलाता कि उसकी औकात क्या है, और अगर उसका रिश्ता खुशदिल खान से न हुआ होता तो उसका क्या होता। उसके गुस्से की आंधी घर के हर कोने में फैल जाती। कभी बर्तन तोड़ देता, कभी कोई और चीज फेंक देता, मानो जैसे कोई तूफान दरवाजे को धक्का देकर घर में घुस आया हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता, वो आंधी खुद ही शांत हो जाती और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता। जिंदगी वही पुरानी पटरी पर चलने लगती। न कोई बदलाव, न कोई उम्मीद कि कुछ बदलने वाला है। गुलबानो अपने घर की उन दीवारों को मानो अपनी ही एक और खाल बना लेती, जिसमें उसका वजूद सिमट चुका था।
खुशदिल खान के घर में बरसों से एक आदमी चंदन दूध देने आया करता था। उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहती, पर गुलबानो का चेहरा कभी नहीं देख पाई। फिर एक दिन चंदन ने जैसे ही दूध की गागर आंगन में रखी, उसे एक झलक मिली। गुलबानो आंगन से गुजर रही थी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन ने उसकी एक झलक पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसकी खूबसूरती किसी पवित्र सागर के पानी में धुली हुई हो, दूध की तरह सफेद, एक चमकती हुई सीपी की मानिंद। उस एक झलक ने चंदन को बादशाह बना दिया। चंदन जहां भी जाता बस गुलबानो की ही बातें करता। उसका चेहरा ऐसा, उसकी चाल वैसी, कपड़े इस रंग के, गहने ऐसे, उसके हाथ और चलते समय उसके पांव। वो साकार गुलबानो थी उसकी आंखों के सामने, और चंदन के मन में जो अंधेरा पसरा था वो जैसे एक बिजली की कौंध से रोशन हो गया। उन दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की ओर देखा तक नहीं, और चंदन को यूं लगा मानो ये सब एक खूबसूरत ख्वाब हो, ऐसा ख्वाब जो उसके दिल दिमाग, उसके ख्यालों और उसके पूरे वजूद पर हावी हो गया हो। इस ख्वाब की नर्म और गर्माहट भरी चादर के नीचे ढेरों अरमान, ख्वाहिशें और उम्मीदें अपनी पतली सी गर्दन निकालकर दुनिया को बिना किसी डर के हैरानी से देख रही थी, मानो ये नई दुनिया सिर्फ उनके लिए ही बनाई गई हो, ताजी, मीठी और बस उनके लिए ही खास। एक तरफ चंदन था जिसके दिल का दरवाजा गुलबानो की सिर्फ एक झलक से खुल गया और उसमें पूरा आसमान और धरती समा गए। दूसरी तरफ था खुशदिल खान, जिसने बरसों से गुलबानो को अपने पास रखा, फिर भी उसकी आत्मा पत्थर की तरह ठंडी रही, एक ऐसा पत्थर जो तपकर भी कभी पिघल नहीं पाया। गुलबानो की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो खुशदिल खान के साथ होते हुए भी उससे मीलों दूर थी, और वहीं दूसरी तरफ चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसके ख्यालों में डूबी हुई थी। एक दिन गुलबानो की सहेली ने उसे बताया कि दूध वाला चंदन हर जगह उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता फिर रहा है, उसके हाथों, पैरों, बालों और होठों की तारीफ में झूमता है। अगले दिन जब चंदन दूध की गागर से उसके घर की गागर में दूध डाल रहा था, तो गुलबानो ने दरवाजे की दरार से उसकी एक झलक देखी। उसे महसूस हुआ जैसे दूध की धार उसकी रूह में समा गई हो। अब जब गुलबानो आंगन में चलती तो उसके कदमों में एक नई थिरकन आ गई थी। उसकी जिंदगी में जैसे कोई संगीत बजने लगा था। गीत खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगे,